अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मुझे ना इंस्टाग्राम पे ऊपर और मेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं ना वो फील आ रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं और डिफरेंट लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वीडियो से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम मसाइल हैं आपके, तो हम उनको बैठ के जो है ना वो डिस्कस करते हैं। और हो सकता है कि वो कोई अगर एक का मसला है तो वो कईयों और का मसला होंगे। सो इसलिए आज की ये वीडियो क्वेश्चन आंसर्स पे है। मैं हर अपने क्वेश्चंस के नीचे उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन भी पता चले, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने शुरू हो गया तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो देर हो जाएगी और वीडियो लंबी हो जाएगी। सो शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेगमेंट में। और ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर महीने के शुरू में एक दफ़ा ये ज़रूर करूँ और मैं अपने क्वेश्चन जो हैं वो इंस्टाग्राम पे लेता हूँ, या अगर आपने मुझे मेल करनी है आप मुझे मेल भी कर दें, जो भी फिर मुझे मेरे सोच और समझ के मुताबिक जो भी मुनासिब होगा उसका आंसर जो है ना वो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है एक बेटे की तरफ से और ये उसने कहा है कि जी मेरा नाम मत लीजिए। सो मैं सिर्फ जस्ट उसकी वर्डिंग जो है ना वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब उन्होंने ये कहा है कि जी वो पहले उनके वालिद साहब काफ़ी वेल ऑफ थे, तो उन्होंने जो है ना वो BBA करा और साथ में अपने वालिद के साथ जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब जो है ना उनके वालिद साहब ने जो है ना वो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है ना वो इन्वेस्ट किया है कि जहाँ पे उनको काफ़ी हद तक लॉस हुआ है और अब वो परेशान हैं कि वो इस सिलसिले में क्या करें। देखिए बेटा, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसकी अच्छे से हौनो होनी चाहिए। आपको बहुत बेहतर तरीके के साथ पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, आया ये इन्वेस्टमेंट आपकी क्या आउटपुट देगी। आपको उस पर अपनी प्री फिजिबिलिटी के ऊपर काम जो है ना वो 100% करना चाहिए। बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि हमने एक बिज़नेस सोचा, हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए और हमने उसमें छलांग लगा दी, लेकिन जब हम चले उसमें तो बाद में जाके हमें पता चला कि यार इसके अंदर तो बहुत सारी कबाहतें हैं, ये बिज़नेस तो मेरे नेचर का ही नहीं है, और फिर हम वहाँ पे नुकसान कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी प्री फिजिबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्री फिजिबिलिटी क्या चीज़ है कि जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके पॉजिटिव क्या हैं, और फिर उसके बाद आप किसी एक उसी बिज़नेस को करीब से देखें, वहाँ पे जॉब करें या किसी के साथ बैठें और फिर उसके बाद जाके आप अपना काम शुरू करें। प्री फिजिबिलिटी के दरमियान में ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लॉस होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है ना वो आपका ये है कि अब आप क्या करें। तो उसमें मेरे बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि अगर तो आपके पास कोई थोड़े बहुत पैसे हैं इस वक्त बिज़नेस के लिए, चूँकि आपका बिज़नेस का ही बैकग्राउंड है, आप बिज़नेस ही करते हुए आए हैं, सो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी कारोबार शुरू कर लें, लेकिन वही कारोबार शुरू करने से पहले फिर वही बात कि उसकी प्री फिजिबिलिटी पे अच्छे से काम करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं, वहाँ से पैसे कमाना शुरू करें। देखिए, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। और कारोबार में, बिज़नेस में, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप इस वक्त अपने असाब पे कंट्रोल रख के अपने आप को इस मुश्किल वक्त से निकाल लेंगे तो यकीन जानिए कि आगे बहुत अच्छे हालात आने वाले हैं। सो इसलिए परेशान ना होइए, बस हिम्मत और हौसले के साथ काम करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारा अब्दुर्रहमान साहब की तरफ से, और अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। इन्होंने कहा है कि तालीम और अदब, मैं क्वेश्चन एक दफ़ा से दोबारा पढ़ दूं ताकि आप लोग भी इससे देख लें। इन्होंने कहा जी कि एक रैंडम सा क्वेश्चन जहन में घूम रहा है कि तालीम और अदब में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या अदब और किरदार दोनों सेम चीज़ें हैं? क्या अदब इंसान को आगे लेकर जाता है या तालीम? करैक्टर और एटीट्यूड दोनों सेम हैं। अब ये बड़ा फ़िलासफ़िकल किस्म का जो है ना क्वेश्चन है, शायद मैं इसका जो है ना वो ठीक से आंसर दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ। सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़ों की कहावत है कि बा अदब बा नसीब।
जिसने ज़िंदगी में अदब करना सीख लिया, रिस्पेक्ट करना सीख लिया, वह ज़िंदगी में कभी किसी भी मौके के ऊपर मार नहीं खाएगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। ठीक है जी। अब तालीम और अदब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तालीम एक और चीज़ है जिसके साथ तरबियत आ जाती है, अदब एक और चीज़ है। तालीम आप हासिल करें या ना करें ये आपके स्वाबदीद पे है। ठीक है जी। लेकिन अदब एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके साथ सारी ज़िंदगी चलती है। तालीम ने आपको पहुंचाना है किसी एक पॉइंट के ऊपर, स्पेसिफिक जॉब के ऊपर, स्पेसिफिक नौकरी के ऊपर, स्पेसिफिक सीट के ऊपर, लेकिन जो अदब ने आपको पहुंचाना है आसमानों की बुलंदियों के ऊपर। सो अदब करें हर उस शख्स का, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। ठीक हो गया जी। सो अदब तो इंतहाई ज़रूरी है, इसका तालीम के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है। अब आगे अगर आप आ जाएं तो आगे उन्होंने बात की है जी करैक्टर की और एटीट्यूड की। किरदार आप अपना खुद से बनाते हैं और आपके किरदार का एक हिस्सा है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है कि किसी भी चीज़ की तरफ आप कैसे जाते हैं। आप कोई कारोबार करने के लिए जा रहे हैं तो आप किस तरह से जो है ना वो कारोबार करने के लिए जा रहे हैं। आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो उस जॉब में आपका एटीट्यूड क्या है। आप अपने प्रोजेक्ट की तरफ जो है ना वो कितने सिंसियर हैं, आप अपनी जॉब की तरफ कितने सिंसियर हैं, और फिर आप नए चैलेंजेस को लेके किस तरह से सिंसियर हैं, ये आपका एटीट्यूड है। सो मेरे ख्याल में कि तालीम और अदब ये दोनों सेम नहीं है, किरदार और एटीट्यूड ये दोनों सेम नहीं हैं, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है अपनी जगह पे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जनाब हमारा हसन अवान साहब की तरफ से है और ये कह रहे हैं कि जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं 5th सेमेस्टर में हूँ और मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि आया ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। देखिए हसन बेटा, बड़ी क्लियर सी बात है कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं सो प्रोफेशन चूज़ करना बाज़ औक़ात तो अल्लाह आपके दिल में फ़ौरी तौर पे डाल देता है। ये बाकी भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात तो अल्लाह फ़ौरी तौर पे आपके दिल में डाल देता है कि बेटा तुमने ये काम करना है, और आपको पता होता है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैंने क्या करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है और वो क्या कर सकता है। सो उस पर्पज़ के लिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई कीजिए। मे बी कि उन चीज़ों में टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन एट द एंड आपको ज़रूर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, किस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, क्या काम करने में आपको मज़ा आ रहा है। बाज़ औक़ात जो चीज़ दूसरे के लिए बहुत बोरिंग होती है, एक और शख्स उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर पढ़ना है, किसी को लिटरेचर पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, उसे क्या यार बोरिंग चीज़ें अदब हर वक्त पढ़ता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ यही लिटरेचर जो है वो किसी की ज़िंदगी होता है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। सो इसलिए अपने प्रोफेशन के ज़ुमरे में आके सबसे पहले तो नैरो डाउन करना शुरू कीजिए। ठीक है कि आया आपको सर्विसेज में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, आपको जॉब में जाना है, उसको नैरो डाउन करना शुरू कीजिए। नैरो डाउन करते करते एट द एंड आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस बचेंगे, फिर उन ऑप्शंस के ऊपर गौर करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या प्रोफेशन है आपका। और मज़ीद ये कि अगर आपको ये फील होता है कि हाँ ये प्रोफेशन मेरे काम का नहीं है, या मैं ये ठीक से नहीं कर पाता और दूसरी चीज़ मैं ठीक से कर पाता हूँ, सो बजाय इसके कि आगे चल के आप सारी ज़िंदगी तंग रहें, आप अभी से जो है ना वो अपनी लाइन चेंज कर लीजिए, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने उस फील्ड के ऊपर श्योर हों और आपको पता हो कि हाँ आप बेहतर तरीके के साथ कर लेंगे। ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा ही ऐसा मौका मिलता है। अब आपने एक दफ़ा अगर यहाँ से प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं तो दोबारा आप 2 साल बाद फिर प्रोफेशन चेंज नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। सो इसलिए सोच समझ के ये फ़ैसला कर लीजिए अगर आपको मुनासिब लगता है तो। सर अब ये एक स्टूडेंट की जानिब से क्वेश्चन है और ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम एवरेज, बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ज़्यादा पढूं बट अच्छे ग्रेड्स नहीं लेती पढ़कर। देखिए बेटा 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये है कि अच्छे ग्रेड्स कभी भी आपकी कामयाबी की ज़मानत नहीं है।
बात गौर से सुनिए। ये नहीं है कि जी अगर किसी ने 90% या किसी ने 80% ले लिया तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा, किसी के 40%, किसी के 30% आए तो वो ज़िंदगी में फ़ेल हो जाएगा। आपके सामने भी इस वक्त एक शख्स जो है वो ऐसा ही बैठा हुआ है कि जो कि एवरेज था हमेशा से एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज कभी कभी गया, लेकिन मोस्टली वो एवरेज में रहा। और आज आप उसे ये नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ज़िंदगी में नाकाम है कहीं पे भी। सो इसलिए अच्छे ग्रेड्स कभी भी कामयाबी की ज़मानत नहीं होते। पहली बात, आपको चीज़ अच्छे से समझ आ रही है, दैट्स इट। आप उसको आगे से अच्छा कन्वे नहीं कर पा रहे, बस आप इतने जोगा कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके कुछ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, से देन दैट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ इस तरह से होता है कि हमें चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, हमें वर्किंग समझ में आ जाती है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम उसको ठीक से लिख नहीं पाते। सो डजेंट मैटर, मकसद तो पूरा हो गया तालीम का कि आपको चीज़ की समझ में आ गई। सो दैट्स इट। अब अगर आप मज़ीद इसको बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें बेटा आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर एक चीज़ आप पढ़ लेते हो, आपको एक चीज़ समझ में आ गई है, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करके उसको लिख के याद करने की कोशिश कीजिए, बेहतर हो जाएंगे, आपके ग्रेड्स भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ के बाज़ इंसान, अल्लाह ने सबको एक जैसा दिमाग नहीं दिया हुआ होता। किसी शख्स के पास ऐसा दिमाग होता है कि जो वो एक दफ़ा पढ़ता है उसको याद हो जाता है, किसी को वो ही जो है ना याद करने में 15 मिनट लगते हैं, किसी को आधा घंटा लगता है, तो किसी को 1 घंटा लगता है। सो इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, बस अपनी मेहनत के साथ आप लगे रहिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है ना, बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि योर ओपिनियन ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देखिए जी, मैं इस एजुकेशन सिस्टम के, मैं बेशक इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा भी हूँ, लेकिन मैं इसके इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ। ख़िलाफ़ में इस तरह से हूँ कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जगह पे हम एक ही सिलेबस और एक ही चीज़ तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें स्कूल की, तो हम स्कूल में अभी बहुत आउटडेटेड हैं। आउटडेटेड से मुराद ये है कि हम अभी तक जो है वो पाक स्टडीज़ की बात कर लें तो अभी तक हम जो है ना वो हिस्ट्री से आगे नहीं बढ़े। ठीक है, हम अभी भी जो है ना वो खुतबा आलाबाद और जो है वो कायद आज़म के 14 नकात पे ही फंसे हुए। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में इस वक्त जो है वो 5G की टेक्नोलॉजी आ गई हुई है और हम अभी तक फ्लॉपी डिस्क और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पे ही फंसे हुए हैं। जबकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आजकल के बच्चे को पैदा होते ही मोबाइल उसके हाथ में होता है, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बहुत अच्छे से पता है। सो थोड़ा सा आगे चल के रोबोटिक्स की तरफ चलिए, IT की तरफ चलिए, थोड़ा सा एडवांस जो है ना वो लेके आइए, बच्चे को थोड़ा सा अच्छा सा समझाएं। सो हम इस मामले में बहुत आउटडेटेड चल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्लियर सी बात है। अगली बात, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएं तो यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम सिनेरियो है। यूनिवर्सिटी में स्किल्स के सिर्फ तालीम सिखाई जाती है, तालीम के साथ स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं। और दूसरा, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ कभी यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्री है इनका जो है आपस में कोई लिंक नहीं है। यूनिवर्सिटी को नहीं पता है कि आजकल मार्केट में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, हमें किस डिग्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इंडस्ट्री में कौन से जो है वो ग्रेजुएट्स चाहिए, हमें किन ग्रेजुएट्स की तरफ जाना चाहिए। सो ये गलती तो है, इसमें मेरे बच्चे कोई शक नहीं है। और मैं मानता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी किसी दुखी जो है ना वो साहब का है या साहिबा का है, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे सामने नाम नहीं है इनका। ये मतलबी खुदगर्ज आर्जी दोस्ती के बारे में क्या करना चाहिए, ये बात समझाएं। देखें बच्चे, सीधी सी बात है, दोस्ती के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि इंसान ख़ुद बनाता है। ये खून का रिश्ता नहीं होता और ये इंसान ख़ुद बनाता है। और अल्लाह ने आपको ख़ुद मुख्तार किया है इस मामले में कि आप अपने दोस्त का इंतखाब कर सकें। सो दोस्त के इंतखाब में जो है ना वो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि दोस्त आपका होना चाहिए आलमोस्ट आपकी एज ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा दोस्त जो है ना वो नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे राना हमजा साहब भी तो आपसे 10 साल छोटा है। सो मैं एज ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। सो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है ना वो इस मामले में ये हो जाती है कि जब आप दोस्त को चूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो तब आप उसकी हरकत और उसके तमाम आदात को बहुत अच्छे से नोटिस करें। अगर कहीं से भी आपको उसकी कोई भी ऐसी हरकत लगती है जो कि आपको मुनासिब नहीं लगती, सो फिर आप उनसे फासला इख्तियार कीजिए, ये ज़रूरी है। जैसे बाज़ औक़ात जो है ना वो एक शख्स हमसे अननोन मिला है और वो अननोन मिलते साथ ही जो है ना वो किसी दूसरे शख्स को गालियाँ निकाल रहा है, तो अब वो एक चीज़ ऐसी आ गई कि जहाँ पे वो मेरी दोस्ती के काबिल नहीं रहा। और फिर आगे चल के अगर आपको कहीं से ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार ये शख्स जो है वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है या ये शख्स जो है वो मेरे साथ मुनासिब नहीं चल रहा, तो मेरे भाई फिर कट लीजिए वहाँ से। आपका वहाँ पे रहना बनता नहीं है। थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ ज़रूर होगी लेकिन आप पीछे हट जाइए, यही बेहतर है। अच्छा जी, अब ये शॉर्ट टेम्पर की मुझे आज तकरीबन कोई 8 से 10 क्वेश्चन आए जिसमें लोगों ने कहा कि जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ। इसके बारे में क्या है, देखें, एक तो ये ताज़ा जवानी का खून होता है, ठीक है, कि जिसमें वैसे ही गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ ये अबाव इजदाद की तरफ से भी चीज़ होती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल करने का इंतहाई आसान हल जो कि मोस्टली मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जिस वक्त मुझे गुस्सा आता है मैं चुप कर जाता हूँ, मैं बोलता ही नहीं, ये मैं उठ के चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर दो शख्स बैठे हुए हैं, मुझे उसकी बात बुरी लगी और मुझे इतनी बुरी लगी है कि मैं इसको कुछ भी कह दूंगा, मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से उठूँगा और बाहर चला जाऊँगा, बात ख़त्म। उसके बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा, वापस आके उसके ठंडे दिल से उससे बात कर लूँगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसका सबसे पहला तो फ़ायदा है कि जब गुस्से में ऐसी कोई ना कोई बात मेरे मुँह से ज़रूर निकल जाएगी जो कि उसे तकलीफ़ देगी, सो उस तकलीफ़ से उसको भी और अपने आप को भी बचाने से बेहतर है कि कट लीजिए। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपको फ़र्ज़ करें कि फ़ोन पे किसी शख्स से गुस्सा आया, फ़ौरी तौर पे फ़ोन काट दीजिए, फ़ोन काट के साइड पे रख दीजिए, ठंडा सांस लीजिए, इधर उधर टहलिए, अपनी जगह चेंज कीजिए, आपका गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा। देखिए, गुस्सा जो होता है ना वो मैक्सिमम, ये साइंटिफिकली प्रूव बात है, 10 सेकंड का गुस्सा होता है और उस 10 सेकंड में हम ऐसा कुछ ना कुछ कर जाते हैं कि जहां से हमारे गुस्से को बूस्ट मिलता है और जो उसके बाद में चीज़ें निकल रही होती हैं वो सारे के सारे उस 10 सेकंड के आफ्टर शॉक्स होते हैं। सो बेहतर ये है कि फौरी तौर पे अपनी जगह चेंज कर लीजिए, उठ के चले जाइए, बात को बदल दीजिए। आपका गुस्सा मैक्सिमम 10 सेकंड या 15 या 20 1 मिनट बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर दोबारा से जो है ना वो उस चीज़ को बात कर लीजिए। यही जो है ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। अच्छा, अब ये अगला जो है ना ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये जो है ना वो भाई ने या बहन ने एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की जो है ना वो मुझसे बात की है, एंटी डिप्रेशन पिल्स की मुझसे बात की है। तो देखिए मेरे बच्चे, सिंपल सी बात ये है कि अभी जिस उम्र में आप लोग हैं वहाँ पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये एक फिनोमेना है कि जो कि न जाने कहाँ से जो है ना वो आपके दिमाग में आ गया और आप समझते हैं कि ये जो छोटी से छोटी चीज़ में मुझे डिप्रेशन होगी, हाय मैं मर गया, मिट गया। ये छोटी छोटी सी परेशानियां हैं कि जो कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ज़िंदगी के साथ साथ हैं और ये चलती रहनी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होनी। ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन असल में होता क्या है वो शायद कभी आपने फील ही नहीं किया। ये माइनर छोटी छोटी सी परेशानियां हैं जो कि आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी और इनमें से आधी से ज़्यादा परेशानियां हमने अपने दिमाग से कायम की हुई हैं। खुद से सोच के इन परेशानियों पे हमने इनको कायम किया हुआ है। सो ये कोई ना आपको एंटी डिप्रेशन पिल्स की ज़रूरत है, ना आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। जस्ट अल्लाह की तरफ दिल लगाइए, सारी की सारी परेशानियाँ, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे और जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर तरीके के साथ करने की कोशिश कीजिए, वहां पे आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऐसे जो भी काम आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें दिल लगाइए, फायदा भी होगा, मेहनत भी लगाएंगे, ठीक है, कुछ सीखेंगे भी और डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज कि हर वक्त बैठ के ऐसे देवदास बन के जो है ना वैसे सिगरेट पीना और ये करना वो करना, दैट्स नॉट द डिप्रेशन ब्रो, ठीक है। ये एक छोटी सी जो आपकी लाइफ में एक फेज चल रहा है जो कि आज नहीं तो
कल या परसों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये डिप्रेशन नहीं है और खुदारा जो है वो इस किस्म की मेडिकेशंस पे मत जाइए, ठीक है, ये उल्टा आपकी ज़िंदगी में नुकसान देंगी आपको। जी अगला क्वेश्चन फिर एक बेटी की जानिब से आया और बेटी ने कहा है कि जी मेरा नाम जो है वो आप मत लीजिए। माशाल्लाह बेटी के इंटर में जो है ना वो 1006 मार्क्स हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। पिछले साल उन्होंने MD कैट दिया, क्लियर नहीं कर पाए, इस दफ़ा फिर MD कैट दिया और अभी तक जो है ना वो उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। सो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ों में, इस चीज़ को लेकर के वो ज़िंदगी में आगे क्या करेंगी। अब यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट मैं पेरेंट्स के साथ जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दुनिया में हर बंदा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं आया। हो सकता है कि आपके बच्चे से अल्लाह ने कोई और बहुत अच्छा काम लेना हो, या हो सकता है कि कोई और फील्ड हो उसकी। सो बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बच्चे को फोर्स करके किसी ऐसे प्रोफेशन की तरफ मत लेके जाएं कि जिसका उसको दिल नहीं कर रहा। और दूसरी बात कि अगर वो प्रोफेशन में नहीं जा पा रहा है तो बराए मेहरबानी ज़बरदस्ती कोशिश करने की कोशिश ना कीजिए। जैसे अब इस बेटी ने बताया कि उसके 1006 मार्क्स हैं, जो एक दफ़ा MD कैट जो है वो क्लियर नहीं कर पाई, अब दूसरी दफ़ा उसने MD कैट दिया है और फिर जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है और उसको मुसलसल जो है ना वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है घर की तरफ से, और मुसलसल उसको जो है ना वो घर की तरफ से ज़ोर दिया जा रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं। सो ये चीज़ गलत है। माशाल्लाह इतनी मेहनत करके उसने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। अब अगर किस्मत में उसके डॉक्टर बनना नहीं है तो उसको परेशान मत कीजिए इस चीज़ पे। बेटा देखिए हज़ारों फील्ड्स और हैं, हो सकता है कि अल्लाह ने आपको चुना हो किसी और बहुत अच्छी फील्ड के लिए। सो अगर आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप लाइफ साइंसेस की तरफ जा सकते हैं, आप PhD की तरफ जा सकते हैं, आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, आप अभी भी अपनी फील्ड चेंज करके इवन बिज़नेस की तरफ भी जा सकते हैं। सो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें इसका आसान हल ये है कि जैसे ही अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है उसके बाद आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो एडमिशन लेना, जो भी आपको करीब लगता है, बगैर ये देखें कि आया ये फील्ड मेरी है या नहीं है। आप वहाँ पे अपना फॉर्म जमा करवाना शुरू कर दीजिए और उसके बाद जब आपका नाम आएगा तो फिर उसके बाद फ़ैसला कीजिए कि आया क्या चीज़ आपके लिए बेटर है या नहीं है। सो हिम्मत और हौसले के साथ चलिए, इंशाल्लाह ताला आपकी किस्मत में अल्लाह ने ज़रूर कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आता है जी हमज़ा की तरफ से, और हमज़ा मेरा बेटा ये कह रहा है कि जी वो CA कर रहा है, लेकिन जहाँ से वो CA कर रहा है वो कॉलेज जो है वो उनके किसी रिलेटिव्स का है, जहाँ से उसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। सो मैं बेटे आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स से और अपने रिलेटिव से बात करके फौरी तौर पे इसको स्विच कर लीजिए और किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए कि जहाँ पे आपको चीज़ों की समझ आ रही हो, क्योंकि CA एक बहुत रिस्की फील्ड है। रिस्की फील्ड इस तरह से कि इसमें पंगा तो हर कोई ले लेता है, क्लियर इसमें से बहुत कम लोग होते हैं। सो अगर आपने अपना इतना टाइम लगा दिया है इस पर तो मज़ीद टाइम जो है ना वो मत लगाइए और कोशिश कीजिए आगे निकलने की, अपना कॉलेज चेंज कीजिए और एक ऐसे कॉलेज में जाइए कि जहाँ पे आपको बेहतर तरीके के साथ समझ आ सके, ताकि आप इसको जल्द से जल्द क्लियर करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाएं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है ये मेरी बेटी की जानिब से है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और उसके बाद जो है वो फिर देखें कि इस पे मैं अपनी राय देने की कोशिश करूँगा। मैं भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन ज़रूर जो मेरी राय है वो मेरी राय है। मेरा सवाल थोड़ा अपने ही बारे में है। हम लड़कियों को इस्लाम में एक ख़ास मुकाम दिया गया है। अब इसमें जो है ना वो आजकल की फेमिनिस्ट के बारे में जो है ना वो बेटी बता रही हैं, और ये बिल्कुल एक मशरिकी लड़की की और एक घरेलू लड़की की यही सोच है। देखिए इस्लाम ने मर्द और औरत को अलग-अलग मुकाम दिया है। यहाँ पे बेटी ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जो है वो मर्द की बराबरी करना चाहते हैं, हालांकि इस्लाम ने तो हमें मर्द से कहीं ऊपर का मुकाम दिया है। और ऐसा ही है
कि इस्लाम ने मर्द को रहमत नहीं कहा है, इस्लाम ने मर्द के पाँव तले जो है ना वो जन्नत नहीं रखी है। सो इस्लाम ने तो बहुत ऊंचा मुकाम दिया है औरत को, और आप कहाँ पे उससे उस मुकाम से नीचे आके जो है ना वो बराबरी का सोच रही हैं। सो ये हकीकत है कि फ़िज़िकली भी मेंटली भी हर तरह से औरत और मर्द दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हैं। किसी की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा है, किसी की कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी की कोई वीकनेस है, किसी की कोई वीकनेस है। दोनों किसी भी तरह से बराबर नहीं हैं, हर एक का अपना अपना मुकाम है और हर एक को अपने अपने मुकाम पे ही आगे चलना चाहिए। और मैं भी यही समझता हूँ, जो बात बेटी ने कही बिल्कुल मुनासिब कही है कि हमें जो है वो औरत को अपने मुकाम पे रहते हुए मुआशरे का किरदार अच्छे से किरदार निभाना चाहिए, और मर्द को अपनी जगह पे रहते हुए अच्छे से जो है ना अपने काम करने चाहिए, ताकि फिर जो है ना वो दोनों मिलजुल के इस मुआशरे को बहुत अच्छे से आगे लेके चल सके। दूसरी बात उन्होंने ड्रेसिंग पे कही, तो बेटा सीधी सी बात है कि मैं ड्रेसिंग पे कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप बाहर निकलें तो आप इस ड्रेसिंग में बाहर निकलें कि जहाँ पे आप अपने माँ बाप के, अपने बाप और अपने भाई के सामने भी पेश हो सकें। दैट्स इट। अगर आप ऐसी ड्रेसिंग कर रही हैं कि जहाँ पे आपका बाप या आपका भाई आपको इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो वो ड्रेसिंग बिल्कुल मुनासिब है। आप बेशक बाहर भी उसी ड्रेसिंग में जाइए, लेकिन वो ड्रेसिंग है जिसमें आप अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने पेश नहीं हो सकती, तो उस ड्रेसिंग में आप बाहर भी मत निकलिए। मैं सिर्फ इतना ही इस मामले के ऊपर कहूँगा। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। देखिए जी, आप कंसिस्टेंट उसी सूरत में होंगे कि जब जो काम कर रहे हैं आपको उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, बेशक वो छोटा हो या ज़्यादा। जब आपको एप्रिसिएशन मिलेगी या आपको रिजल्ट मिलेगा, या जब आपको ये मिलेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क पड़ा है, तब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम जाता हूँ और जिम जाने के बाद मुझे अपनी फिजिक के अंदर चेंज फील हो रहा है, दैट्स द मोटिवेशन फॉर मी। सो मैं उस पर कंसिस्टेंट रहूँगा। मैं अगर मैंने पढ़ाई शुरू की है, मैंने पढ़ाई में मेहनत शुरू की है, मेरे रिजल्ट्स बूस्ट अप हो रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। जब मेरे रिजल्ट बूस्ट नहीं होंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। लोग जो है ना वो उस चीज को छोड़ देते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि वहां पे एक लम्हे के लिए ट्रैक चेंज करके देखें। हो सकता है कि ट्रैक चेंज करने से आपकी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली फर्क जरूर पड़ेगा। अब ये जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जस्ट एक आखिरी क्वेश्चन और लूँगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ वी कैन कीप द चार्म अलाइव इन ए मैरिड लाइफ। देखिए जी, ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए है कि जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसको जस्ट शादीशुदा ज़िंदगी ना समझिए, मेक इट अ फेयर। ठीक है, जिस तरह से शादी से पहले आशिकों वाली ज़िंदगी गुजारी जाती है ना, सो इसके बाद भी इसी तरह से आशिकों वाली ज़िंदगी गुजारिए। कुछ टाइम जो है ना वो अपने लिए ज़रूर गुजारिए कि कहीं पे आप बाहर चले जाएं, कहीं पे बाहर जाके आपस में दोनों बैठ के कुछ अच्छी गुफ्तगू करें, कुछ जो है ना वो अपने मियाँ के लिए अच्छा खाना पकाएं, कभी उसके लिए अच्छा तैयार हों। और इसी तरह से मर्द हजरात के लिए भी है कि कभी अपनी बेगम के लिए छोटा सा गिफ्ट ज़रूर ले जाएँ, कभी उसके लिए जो है ना उसको कभी बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, कभी शॉपिंग के लिए ले जाएं। जब आपकी ज़िंदगी एक सेम डगर पे, एक सेम रूटीन पे चलती रहेगी तो तब चाम गिरना शुरू हो जाता है कि वही सुबह 8 बजे उठना, 8 बजे उठ के खाना बनाना, खाना बना के तो उसी तरह से हस्बैंड को ऑफिस भेजना और फिर रात को उसी तरह से खाना बनाना। जब वही एक सेम 9 to 5 वाली रूटीन आपकी बन जाएगी ना, तो तब चाम ज़िंदगी में ख़त्म होता है। उस चाम को कायम करने का यही तरीका है कि कभी इसी तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कभी भी चाम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये आखिरी हमारी बहन का क्वेश्चन है जो कि बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये है कि हस्बैंड छोटी छोटी बातों पे झूठ क्यों बोलते हैं। देखें बहन, मैं भी हस्बैंड हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। जिस वक्त आप हमारे गले के ऊपर जो है वो गूठा रख के जो है ना हमसे कहती है फ़लाना काम करो और वो हमसे नहीं होता, तो तब जो है ना वो छोटा मोटा सा झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप अपने हस्बैंड को थोड़ी सी स्पेस देंगे जहाँ पर वो कुछ आपके
साथ शेयर कर सके और आप उस बात को हजम कर सकें तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर उसकी कोई जो है वो बाहर मीटिंग है और वो रात के 8 बजे उसकी मीटिंग है और वो उसकी मीटिंग में कुछ फीमेल्स भी हैं, और अगर आप उसे कहें कि जी तुम्हारी फीमेल्स क्यों थी, तुम क्यों इस वक्त रात के गए, वो ये गए वो गए, वो उस वक्त तो आपको बर्दाश्त कर लेगा, अगली दफ़ा वो आपको बताएगा ही नहीं कि तुम जो है ना मैं फ़लानी जगह पे गया हुआ था। तो उसको थोड़ी सी स्पेस दें, उसकी अगर कोई बात वो आपसे शेयर करता है तो उसको बर्दाश्त करें, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा आपसे। सिंपल सी बात ये है कि मैंने अगर सपोज़ कि आज मैं लेट गया हूँ घर और जो है ना मैंने जाके बेगम ने पूछा किधर गए थे, तो मैंने बेगम को बता दिया जी मैं तो दोस्तों के साथ था खाना खाने। अब वो इस बात में मेरे साथ लड़ पड़ेगी, मैं दोस्तों को तो नहीं छोड़ूंगा ना, मैं क्या करूँगा कि मैं अगली दफ़ा उसको बताऊँगा ही नहीं कि मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था, मैं बता दूंगा मैं किसी ऑफिशियल मीटिंग में था या मैं कोई जो है ना क्लास ले रहा था या कोई काम कर रहा था। सो इसलिए बहनों थोड़ा सा अपने बंदे को स्पेस दीजिए। सो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी जो है ना वो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अगले महीने सेम यही वीडियो बनाऊँगा, फिर उसमें हम आंसर करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस का। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।